हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटे आज का जो डिस्कशन रहेगा हमारा वह रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। इससे पहले बेटे आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि एग्रीकल्चर वेस्ट यानी कृषि रसायन अपशिष्ट क्या होते हैं और रेडियो एक्टिव अपशिष्ट क्या होते हैं। तो कृषि रसायन अपशिष्ट तो बेटे आपने याद किया होगा कि हरित क्रांति के चलते हुए फसल उत्पादन के लिए किसान बहुत ज्यादा ये पेस्टिसाइड का प्रयोग करने लगा। और बेटे ये पेस्टिसाइड जितना ज्यादा जो है इनका प्रयोग होने लगा उतना ही ज्यादा बेटे इकोसिस्टम में या इकोसिस्टम जो है वह डिस्टर्ब होने लगा। और बायोमैग्निफिकेशन जिसको अपन कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थों का किसी खाद्य श्रृंखला के पोषक स्तरों पर संचित होना, तो ये प्रभावित होने लगा। उसके बाद में बेटे आपने इसमें बायो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा होगा यानी जैव खेती। तो जैव खेती एक जीरो वेस्ट खेती होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार के कार्बनिक रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। बेटे इसमें एक प्रक्रम से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हीं का प्रयोग दूसरे प्रक्रम में कर लिया जाता है पोषक पदार्थों के रूप में। तो ये जो खेती है इसमें कोई रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया गया। इसके बारे में डिटेल से जो बेटे इसका जो है इस पर कार्य किया वह हरियाणा का किसान था रमेश चंद्र डागर। उसने बेटे जो है इस खेती पर काम किया। उसके बाद में बेटे रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आपने पढ़े होंगे। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर होते हैं बेटे या न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां से कभी कभी रेडिएशन जो है क्या कहते हैं निकलते हैं। तो वो जो न्यूक्लियर से रेडिएशन निकलते हैं ये जितने भी धरती पर सजीव होते हैं इनके लिए बहुत हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो दो कारणों से बेटे ये विशिष्ट होते हैं। पहला तो इनके रिसाव को रोका जाए, ये ध्यान रखना, ये समस्या सबसे ज्यादा है जैसे चेरनोबिल घटना है। दूसरा बेटे कि रेडियो एक्टिव का निपाटन कैसे किया जाए। तो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर। और बेटे टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी आज जो बेटे मैं डिस्कस करूंगा वह डिस्कस करूंगा मैं ग्रीन हाउस प्रभाव, या कभी नाम तो सुनाया होगा बेटे आपने। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है बेटे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में बेटे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ऐसे बढ़ रहा है कि धीरे धीरे बेटे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे बेटे जो बर्फीले ग्लेशियर होते हैं वो पिघलना शुरू हो रहे हैं। और जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे वैसे वैसे समुद्र का जो जल है वो स्तर बढ़ेगा और समुद्र के जो समुद्री तट है उसके किनारों पर बसे हुए शहर के डूबने की आशंका बनी हुई है। तो बेटे होता क्या है कि धीरे धीरे कई सारी गैसेज होती है जिसमें मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और साथ में बेटे जो है क्या कहते हैं उसके अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये देखिएगा बेटे ये जो गैसेज होती हैं ये गैसेज धीरे धीरे जब इनकी मात्रा बढ़ रही है तो वैसे वैसे बेटे ये एक तरह से इसके चारों तरफ शील्ड का काम कर रही है। तो ये जो है रेडिएशन आ तो जाती है धरती पर लेकिन इन गैसों के प्रभाव में बेटे ये वापस लौट कर नहीं जाती। ये गैसें इन्हें एब्जॉर्ब करके वापस भूमि पर ट्रांसफर कर देती है जिसकी वजह से क्या होता है बेटे कि यहां पर धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर सपोज करो ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता ना तो पूरी धरती का तापमान -20 के ऊपर होता बेटे हर जगह पर। जैसे आज किसी जगह पर बेटे 20 है, किसी जगह पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसी जगह पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पूरी धरती का तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता, यानी ये एक तरह से हिम युग में चला जाती, ये पृथ्वी याद रखिएगा। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बेटे यहां पर धरती का तापमान जो है वह प्लस में है। अब ये तो ठीक है लेकिन बेटे ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं अगर इनकी मात्रा बढ़ती रही तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि धरती का तापमान धीरे धीरे और ज्यादा होता रहेगा। और जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेटे जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं बर्फ के वो पिघलना शुरू कर देंगे। और जब बर्फ जैसा अंटार्कटिका क्षेत्र है जहां पर बेटे पूरे सालों साल बर्फ जमी हुई रहती है, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ना शुरू होगा तो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलना शुरू होंगे। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे बेटे तो समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर बढ़ेगा। और जब समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा तो इसके आसपास के जो तटीय इलाके होते हैं वो पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो इस घटना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी उष्ण परिघटना इसको कहा जाएगा। तो बेटे आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। तो आइए बेटे अपन डिस्कस शुरू करते हैं।
ओके बेटे, तो यहां पर आज अपन शुरू करेंगे यानी ग्रीन हाउस प्रभाव और साथ में विश्वव्यापी उष्णता, यानी इसको आप कह सकते हो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तो ये दो टॉपिक अपन को डिस्कस करना है। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटे, और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी उष्णता क्या होती है। तो इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटे। ये क्वेश्चन यहां से आते आते दोनों को आपको अच्छी तरह से याद करना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और एक ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सीधा सा याद रखना कि धरती पर कुछ गैसेज होती है, जिसमें CO2 है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है बेटे। तो ये गैसेज क्या होते हैं बेटे, इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। और ये गैसेज जो है ये बेटे अणुओं को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है। तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वह धरती पर आ तो जाती है, लेकिन वापस लौट कर नहीं जा पाती है, उन्हें वापस धरती पर ही परावर्तित कर दिया जाता है। तो जिससे धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा बेटे जब तापमान बढ़ता जाएगा तो बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और समुद्र के तटीय इलाके डूबना शुरू हो जाएंगे। तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी एक तरह से उष्ण या ग्लोबल या विश्वव्यापी उष्णता कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, गर्म होना बेटे, वार्मिंग, वार्निंग नहीं बेटे, वार्मिंग, याद रखना इस पॉइंट को, वार्मिंग। अब देखो बेटे ग्रीन हाउस, इसका पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति एक ऐसी परिघटना से हुई जो कि पौधाघर या ग्रीन हाउस होता है। यानी बेटे यहां याद रखना कि इस तरह से ये तो हमारी धरती है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी धरती है और यहां पर इस तरह से ये शील्ड बनती है और ये यहां पर ये मान लेते हैं सन है, ये सन। अब यहां से बेटे ध्यान रखना ये रेडिएशन यहां पर आएंगे और यहां मौजूद होगी ग्रीन हाउस गैसें, ये यहां पर। तो बेटे यहां से ये जो जाएगी ग्रीन, ये रिफ्लेक्शन होगा तो वापस ही बेटे इसे धरती पर भेज दिया जाएगा और इस कारण से धरती का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद रख लें कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं या रेडिएशन है वो बेटे धरती पर आ तो जाते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज होने के कारण ये वापस लौटकर वायुमंडल में नहीं जा पाते हैं, ये सीधे धरती पर ही परावर्तित कर दिए जाते हैं। तो जिस तरह से धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा और इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा बेटे, तो ग्रीन हाउस जो शब्द है वो एक तरह से ग्रीन हाउस से ही रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट में आप देखिएगा, यह एक छोटा सा ग्लास का घर होता है, ये याद रखना बेटे, एक छोटा सा ग्लास का घर मान लो आप इसे, जो उपयोग खासकर शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। तो देखा होगा बेटे आपने कि कई जगह पर इस तरह से टेंट नुमा संरचनाएं लगी हुई रहती है, जहां पर शीत ऋतु में या अत्यधिक ठंड के समय पौधों को उगाने में किया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है बेटे कि सूर्य से आने वाली किरणें अंदर तो आ जाती है, लेकिन बेटे लौटकर वापस वातावरण में नहीं जा पाती, तो ग्लास रूपी जो घर है उसका तापमान हमेशा ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा तापमान में सर्दी में उगने वाली जो फसल है वह आसानी से उसमें ग्रो कर सकती है। तो यह प्रभाव आपको याद रखना है। ग्लास पैनल प्रकाश को अंदर तो आने देता है लेकिन ताप को बाहर नहीं निकलने देता। तो ये याद रखना बेटे कि जो ग्लास पैनल है इस तरह से डोम शेप में ये होता है, तो वह बेटे प्रकाश या ऊर्जा को अंदर तो आने देता है लेकिन ये वापस उसे जो है बाहर नहीं जाने देता। तो इस कारण से बेटे उस ग्लास के अंदर तापमान बढ़ जाता है और फिर शीत ऋतु में उगने वाली फसलें आसानी से उसमें ग्रो करती है। यह ठीक उसी तरह से बेटे होता है जैसे धूप में अपन ने गाड़ी को खड़ा कर दिया, धूप में गाड़ी को खड़ा कर दिया, तो अपन क्या देखते हैं कि जब अपन गाड़ी के अंदर जाते हैं तो हमें तापमान बाहर से भी ज्यादा नजर आता है, एकदम गर्मी नजर आती है। कारण क्या है कि बेटे उसमें जो है रेडिएशन अंदर तो आ गए और अंदर आके ग्लास उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो फिर क्या होगा, उस कार के अंदर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से ये ग्रीन हाउस प्रभाव कार्य करता है। तो यहां आप देख ले, ये ठीक पौधा घर यानी ग्रीन हाउस उसी तरह से कार्य करता है जैसे कि कुछ घंटों के लिए धूप में पार की गई कार के भीतर का भाग गर्म हो जाता है। तो बेटे ये थोड़ा सा आपको याद रखना है
कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो कैसे याद करना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक छोटे से ग्रीन हाउस से ये निकल कर आया है। ग्रीन हाउस बेटे यूं मान लो कि कांच का एक छोटा सा घर होता है, या फिर बड़ा बड़ा इसको बड़े स्केल पर भी जो है लगा सकते हैं बेटे अपन। तो एक तरह से ग्लास का बनाया हुआ एक घर होता है बेटे, जिसके अंदर शीत ऋतु में पौधों को उगाया जाता है। ये कैसे काम करता है कि ये प्रकाशीय ऊर्जा को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता, जिस कारण भीतर का तापमान ज्यादा हो जाता है और फिर शीत ऋतु में उगने वाली फसलें आसानी से ग्रो करती है। अब ये तो बेटे एक अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट, अपन बात करें पूरी धरती की, तो देखो बेटे ये धरती है यहां पर, और ये कुछ गैसेज होती है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा CO2 सबसे ज्यादा मुख्य गैस है, CO2 ग्रीन हाउस गैस। उसके अलावा मेथेन होते बेटे, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह ये होते हैं। तो ये जो गैसेज होती है बेटे, तो ये जो गैसेज होती है, ये गैसेज क्या करती है कि ये एनर्जी या हीट को बाहर नहीं जाने देती। ये पूरी धरती के चारों तरफ ये शील्ड बना लेती है ना, एक आवरण बना लेती है, जिसमें प्रकाश या ऊर्जा आ तो सकती है, रेडिएशन आ तो सकते हैं, लेकिन ये जो गैसें होती है ये प्रकाश या ऊर्जा के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें वापस बेटे पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो गैसेज होती है ग्रीन हाउस गैसेज, ये प्रकाश या ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देती, ये शील्ड का कार्य करती है। और जब बेटे ये प्रक्रिया बार बार आएगी कि रेडिएशन आएगी, और फिर रेडिएशन जब धरती से वापस लौटने लगेगी, तो ग्रीन हाउस गैसेज उन्हें एब्जॉर्ब करके और वापस बेटे धरती पर परावर्तित कर देगी। जब यह प्रक्रिया बार बार चलती जाएगी तो धरती का तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ये इस तरह से काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है। आगे आप देखिएगा बेटे कि ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल क्या हो जाते हैं बेटे, गर्म हो जाती है या तापमान गर्म हो जाता है। तो देखो आर्टिफिशियल तरीके से तो क्या किया जाएगा कि ग्रीन हाउस बेटे एक ग्लास का घर बनाया जाएगा, या एक विशेष प्रकार के कपड़ों से बनाकर डोम शेप स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिसको ग्रीन हाउस कहते हैं। शीत ऋतु में उगने वाले पौधे उसके अंदर लगा दिए जाते हैं, और कुछ समय बाद अपन देखते हैं कि वो पौधे आसानी से ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे ग्रीन हाउस में रेडिएशन आएगी तो सही, प्रकाश आएगा तो सही, लेकिन उससे जो है वापस जाने नहीं दिया जाएगा, तो भीतर का तापमान जो है वह गर्म हो जाएगा। उसी तरह से बेटे धरती पर ही होता है। इसको अगर एक विश्व रूप में अगर आप लें तो धरती जो है क्या कहते हैं बेटे, एक तरह से ये तो पौधे उगाने का स्थान हो गया, और इसके चारों तरफ जो ग्रीन हाउस है वो बेटे डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, और वो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो रेडिएशन को आने तो देती है लेकिन वापस लौट कर जाने नहीं देती। इस कारण से धरती का तापमान बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक नेचुरल घटना है बेटे, पृथ्वी के लिए तो नेचुरल घटना है। अगर आप छोटे स्केल पर काम करें तो फिर ये मनुष्य के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन बेटे नॉर्मल तरीके से प्रकाश नेचुरल तरीके से आता है और ग्रीन हाउस गैसें उसको नेचुरल तरीके से रोक लेती है। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो यहां पर बेटे ग्रीन हाउस प्रभाव है वह एक प्रकार की प्राकृतिक परिघटना है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो याद रखना बेटे ग्रीन हाउस प्रभाव में तापमान को घटाना नहीं है बेटे, आपको तापमान को बढ़ाना है। कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान और पृथ्वी के आसपास का जो वायुमंडल होता है उसका तापमान बेटे बढ़ जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता ना तो पृथ्वी का जो तापमान है वह -18 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता, यानी हिम युग होता बेटे, याद रखना। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही इस धरती का तापमान प्लस में आता है बेटे, सेंटीग्रेड में आता है। यह आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण या ग्रीन हाउस प्रभाव अगर नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है के बजाय ठंडा होकर कितना हो जाता बेटे, -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है, यानी शून्य से भी नीचे। 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है, याद रखना। तो बेटे 0 डिग्री में -18 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता। वही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है, जिसके कारण धरती की सतह का और
और वायुमंडल का तापमान ज्यादा होता है। अगर बेटे ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो जो औसत तापमान धरती का है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे घटकर बेटे ये कितना रह जाता, -18 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का सीधा सा काम क्या याद होगा आपको, कि ये धरती के तापमान को बनाए रखने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। यहां आप देखिएगा बेटे, पृथ्वी की ओर आने वाली जो सौर विकिरण है, यानी सौर ऊर्जा जिसको अपन कहेंगे, उसका 1/4 भाग बादलों और साथ में गैसों में परावर्तित हो जाता है, और दूसरा चौथाई जो भाग होता है वह वायुमंडल में गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। अब यहां यह देखना है कि ये वायुमंडलीय गैसों को ही आप क्या कहोगे, ग्रीन हाउस गैसेज कहोगे। तो बेटे याद रखना कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है या जो सौर विकिरण होते हैं, उनका 1/4 भाग तो बादलों और जो है क्या कहते हैं बेटे, यहां पर गैसों के द्वारा परावर्तित वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, आकर वापस चला जाता है। लेकिन जो दूसरा 1/4 भाग है वह वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, यानी वापस नहीं जा पाता। यही बेटे तापमान बढ़ाएगा धरती का। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो सूर्य से सौर विकिरण धरती पर आते हैं, उसका 1/4 भाग तो बादलों और गैसों के द्वारा वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरा जो चौथाई भाग है वो बेटे वायुमंडल में मौजूद जो गैसें होती है उनके द्वारा उसे एब्जॉर्ब करके और धरती पर वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ जाएगा। तो यहां आप देखिएगा अगले पॉइंट में बेटे, लगभग आधा इनकमिंग सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, जिससे यह गर्म हो जाती है, और बेटे कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट जाता है। यानी वही वाली बात है बेटे, जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो सूर्य विकिरण आते हैं उसका 1/4 भाग तो बादलों और गैसों के द्वारा वापस उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, और दूसरा चौथाई भाग जो आएगा वह बेटे जो है वायुमंडलीय गैसें जो होती है उनके द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष में जो अल्ट्रावायलेट के रूप में उष्मा या हीट उत्सर्जित होती है, तो यह थोड़ा सा याद रखना, पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इंफ्रा रेडिएशन भी आप यहां पर लिख सकते हैं बेटे, इंफ्रा रेडिएशन के रूप में हीट उत्सर्जित होती है। तो यहां आप देखो बच्चों कि यहां पर आप देखिएगा कि यह हमारे पास में एक ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसेज, ये यहां पर मैं ले रहा हूं बेटे, ये यहां हमारे पास में है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहां पर सबसे ज्यादा ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, ये पार्ट है बेटे CO2 का। तो CO2 इसमें कौन सी गैस हुई, सबसे मुख्य, और लगभग ये कितना परसेंट है, 60%। तो ये याद रखना बेटे कि ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा जो गैस है वह CO2 है। CO2 के बाद में बेटे यहां से लेके यहां तक अगर आप बात करेंगे तो ये है यहां पर मेथेन, ये यहां पर बनाते हैं 20%। तो इसके बाद में बेटे दूसरा आपके पास में आ जाता है मेथेन, और मेथेन के बाद में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यहां पर 14% है। तो फिर इसके बाद में इसका नंबर आता है, और लास्ट में बेटे ये नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, जो मात्र 6% है। तो अगर इनका बढ़ता हुआ क्रम आप लें तो सबसे पहले तो बेटे ध्यान रखना CO2, उसके बाद में फिर यहां पर आ जाएगा मेथेन यानी CH4, उसके बाद में बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये यहां पर आपको याद रखना है, ये ग्रीन हाउस गैसेज का घटता क्रम है। तो ये क्वेश्चन कई बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटे, याद रखना कि ये सारी की सारी कौन सी गैसेज है, ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज में एक तो CO2 है जो सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा बेटे, उसके बाद में फिर मेथेन है 20%, फिर कार्बन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड यानी 6%। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इन चारों गैसों में से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो जवाब दे देना CO2। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यही गैसें जो होगी, ये बेटे जैसे ये हमारी धरती है, ये हमारी धरती है, याद रखना। तो धरती के चारों तरफ ये जो यहां पर ये एक ग्रीन हाउस बनेगा, ये ग्रीन हाउस है बेटे, ये याद रखना, ये यहां पर ग्रीन हाउस का काम करेगा।
तो यहां पर ग्रीन हाउस में क्या होगी, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज होगी। अब ये यहां पर हमारे पास में सन है। अब यहां से बेटे जो रेडिएशन धरती पर आएंगे, इस तरह से रेडिएशन धरती पर आएंगे, उसमें कुछ रेडिएशन तो बेटे यहां से आकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना, और कुछ अंदर चले जाएंगे। अब ये जो गैसेज होती है, जब ये वापस जाएंगे तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये इन्हें एब्जॉर्ब करके और वापस बेटे धरती पर भेज देती है। इस कारण धरती का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से बेटे ये काम करती है कि सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण होती है, उसका 1/4 भाग तो बादलों और गैसों से वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, और दूसरा 1/4 भाग वह पृथ्वी पर आता है। और पृथ्वी पर जब आता है तो उन्हें बेटे कुछ गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। तो पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश को जिन गैसों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। क्या कहेंगे बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है। वो गैसेज कौन कौन सी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो बेटे ये इधर से शुरू करना, सबसे पहले CO2, फिर मेथेन, फिर कार्बन फ्लोरो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 4 प्रकार की गैसेज होती है जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेज माना जाता है। इनका बेटे क्वांटिटी भी है कि जो CO2 वह 60% है, मेथेन वह 20% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% है और नाइट्रस ऑक्साइड 6% है। तो क्या समझ में आया कि क्वेश्चन आ जाए, और आ गया ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सी सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। 4 ऑप्शन यही मिलेंगे आपको। तो चारों ऑप्शन में जो सबसे मुख्य गैस होगी वह CO2 होगी। तो याद रह जाएगा बेटे, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एक टेबल है। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ेगा बेटे, आगे आप देखिएगा, लेकिन इनका केवल बहुत छोटा भाग यानी टीनी प्रेशर ही अंतरिक्ष में जाता है। तो ध्यान रखना बेटे कि ये जो गैसों के द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा को अवशोषित किया है, इसका कुछ ही भाग रिफ्लेक्ट होता है। बाकी देखो बेटे, अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसें यानी कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो ये सारी की सारी गैसेज कहलाएंगे बेटे ग्रीन हाउस गैसेज। ये गैसेज है ग्रीन हाउस गैसेज। तो याद रख लेना कौन कौन सी बेटे। तो यहां पर एक तो CO2 ये याद रखिएगा, उसके अलावा मेथेन है, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और एक है नाइट्रस ऑक्साइड। सीधा याद करना बेटे, यानी वापस रिपीट कर रहा हूं कि धरती पर आने वाला जो सोलर रेडिएशन है, उसका कुछ अंश, छोटा टीनी फ्रैक्शन, छोटा सा हंस रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, और अधिकांश भाग जो है वह वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो जिन वायुमंडलीय गैसों के द्वारा इस सौर विकिरण आने वाले भाग को अवशोषित किया जाता है, उन गैसों को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज। बेटे ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज है, सीधा याद रखना, CO2 है, मेथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड है, और जलवाष्प भी इसमें काम आती है। यहां तक क्लियर। तो याद रखना बेटे, पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है और बाकी भाग पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो वायुमंडलीय गैसों के द्वारा जो अवशोषित किया जाता है, तो इन वायुमंडलीय गैसों को बेटे आप क्या कहोगे, ग्रीन हाउस गैसेज कहोगे। क्या कहोगे इन्हें, ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन सी होती बेटे ग्रीन हाउस गैसेज, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, CO2, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनकी क्वांटिटी के बारे में याद करना हो तो बेटे CO2 तो 60% होगी, 60, मेथेन 20% होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होंगे और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वह 6% होगी। तो याद रह जाएगा कि धरती पर आने वाली जो सौर विकिरण है उसका कुछ भाग तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाएगा, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहेंगे। क्लियर। अब देखो बेटे आगे, इन गैसों के अणु क्या करते हैं बेटे, इन गैसों के जो अणु होते हैं ये ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करते हैं, यानी इन गैस, क्योंकि क्या करेंगे बेटे, ये गैस क्या करेगी, इन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और इनके अणु बेटे हीट
के रूप में उस गैस का उत्सर्जन करते हैं। ये याद रखना, इन गैसों के अणुओं ने क्या किया कि हीट जो सोलर रेडिएशन है उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया और फिर बेटे इनके अणु जो है उसको एक हीट एनर्जी के रूप में या ऊष्मा के रूप में उसे उत्सर्जित करेंगे। तो देखो बेटे कि इसका अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह पर पुनः आ जाता है और इस कारण से पृथ्वी गर्म करता है और यह चक्र अनेकों बार होता रहता है। यानी बेटे इस तरह से समझना कि यहां पर ये हमारे पास में धरती है, अब जब और ये यहां पर ये ग्रीन हाउस गैसेज है, ये जब रेडिएशन यहां पर आते हैं तो इसका कुछ भाग तो वापस ही जाता है, कुछ ही भाग वापस जाता है बेटे, और अधिकांश भाग ये इसमें मौजूद ये ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा अवशोषित कर लिया। और बेटे ग्रीन हाउस गैसेज के जो अणु हैं ये उष्मा के रूप में क्या करते हैं, ये हीट को उत्सर्जित करेंगे। तो ध्यान रखना, उष्मा ऊर्जा के रूप में उसको क्या करते हैं, विकिरित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं। इस कारण से क्या होगा कि बेटे धरती का तापमान बढ़ जाता है और यह प्रक्रिया बार बार चलती जाती है और धरती का तापमान बढ़ता जाता है। तो यह सिंपल सा लॉजिक है बेटे जो आपको याद रखना है। देखो कैसे याद रखना है कि सौर ऊर्जा जो है वह धरती पर आएगी, उसका अधिकांश भाग वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भाग वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों के द्वारा बेटे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एब्जॉर्ब कर लिया तो उन वायुमंडलीय गैसों को ग्रीन हाउस गैसेज आप कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा ये जो ग्रीन हाउस गैसेज के अणु जिन्होंने जो है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो उष्मा के रूप में, हीट के रूप में बेटे उसे उत्सर्जित करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे वो उन अणु जो गैसेज के अणु हैं जिन्होंने उष्मा को एब्जॉर्ब किया था, जैसे जैसे वो उष्मा को बेटे उत्सर्जित करेंगे वैसे वैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है। तो यह प्रक्रिया बेटे जो आपको याद रखनी है। आगे आप देखिएगा इस प्रकार पृथ्वी की सतह निम्नतर वायुमंडल में क्या हो जाती है, गर्म होती रहती है। यानी जब बिल्कुल लो टेम्परेचर रहता है तब भी बेटे धरती का तापमान ज्यादा रहता है। ऊपर वर्णित गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे, जो अपन ने ऊपर वर्णित गैसें थी वो कौन कौन सी थी, तो इसके अंदर बेटे एक तो यहां पर CO2 आपने याद की होगी, उसके बाद में आपने मेथेन याद किया होगा, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद किया होगा और दूसरा आपने याद किया होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेटे ये एक बार फिर आप याद रख लीजिएगा कि ऊपर वर्णित जो गैसें होती है जिसमें CO2 भी है, मेथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो इन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में बेटे कौन सी है, CO2। तो CO2 जो है यानी याद कर लेना बेटे, यानी CO2 क्या है, यह है मुख्य ग्रीन हाउस गैस। कभी क्वेश्चन आ जाए इन चारों में से कि चारों में से बताओ कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज है, तो बेटे याद रखना है कि CO2 जो है ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज है। तो देखो बेटे ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान काफी बढ़ जाता है और इस घटना को विश्वव्यापी उष्णता यानी बेटे इसको कहोगे ग्लोबल वार्मिंग, ये याद रखना ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो है विश्वव्यापी उष्णता क्या है, तो याद रख लीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान काफी बढ़ जाता है। याद रखना बेटे काफी बढ़ गया तो इस घटना को विश्वव्यापी उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो बेटे याद रख लेना ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल का माने धरती होती है बेटे और वार्म का माने होता है गर्म हो जाना, है ना। वार्म का माने क्या होता है, गर्म हो जाना। तो बेटे एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे जैसे धरती पर ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा बढ़ती जाएगी, अब ये मात्रा किसके कारण बढ़ रही है, ये मानव के क्रियाकलापों के कारण बढ़ रही है। ज्यादा बेटे जितना एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा
जितने ज्यादा आप एसी कूलर वगैरह फ्रिज वगैरह का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होगा। जितना ज्यादा व्हीकल वगैरह का उपयोग करेंगे, ईंधन वगैरह का उपयोग करेंगे, फैक्ट्रियों का, तो बेटे यहां पर CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो CO2 की मात्रा भी मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण बढ़ती है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा भी बेटे मनुष्य या एसी या फ्रिज से बढ़ती है। तो जैसे जैसे वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धरती का तापमान भी बढ़ता जाएगा। तो इस घटना को विश्वव्यापी उष्णता, अगर इंग्लिश में बोले तो इसको कहोगे बेटे ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से बेटे अल नीनो प्रभाव आने का खतरा बढ़ जाता है। यानी बेटे जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती जैसे जैसे गर्म होगी तो भी बेटे अल नीनो प्रभाव यहां पर आ जाता है। यानी विशेष ऋतु में जो ग्लेशियर होते, बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, वह पिघलना शुरू हो जाएंगे। और जब वह पिघलेंगे बेटे तो फिर समुद्र का तल का जो जल स्तर है वह भी बढ़ जाएगा और फिर इसके आसपास में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उनका जल निमग्न होने का खतरा बढ़ गया। तो इसको पूरी घटना को ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो रिपीट कर देता हूं मैं बेटे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव यह है बेटे कि यहां पर धरती पर आने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसका कुछ भाग तो लौटकर वापस परावर्तित हो जाता है और अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण बेटे धरती का तापमान बढ़ जाता है। और जिन वायुमंडलीय गैसों के द्वारा इसे अवशोषित किया जाएगा उसको अपन ग्रीन हाउस गैसेस कहेंगे। बेटे ग्रीन हाउस गैसेस के कारण या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धरती के तापमान का बढ़ना यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इसका प्रभाव क्या है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अल नीनो प्रभाव यहां पर देखा जाता है और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे बड़े बड़े बर्फ के हिमखंड जो होते हैं ग्लेशियर वह पिघलेंगे बेटे। और जब जैसे जैसे हिमखंड पिघलेंगे तो बेटे समुद्र का जल स्तर ऊपर होगा और समुद्र के आसपास के जितने भी देश, कंट्री या सिटीज है उनके डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। तो यह पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको याद रखना है। तो याद रखना बेटे कि पृथ्वी की यानी जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि होगी वैसे वैसे पृथ्वी की सतह का तापमान में भी वृद्धि होगी। और पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि का होना इसे तापीय या विश्वव्यापी उष्णता या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव और इसी से जुड़ी हुई घटना है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आगे आप देखिएगा बेटे कि गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। यानी पूरी शताब्दी में याद रखना, पूरी के पूरे 100 साल में, पिछले 100 साल में मात्र 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अभी कुछ ही सालों में यानी एक सुझाव के अनुसार सन 2000 यानी 2100 तक विश्व का तापमान जो है वो 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। बेटे अभी 20वीं शताब्दी चल रही है ना। अब जब ये 21वीं शताब्दी पूरी हो जाएगी, अभी तो 2023 चल रहा है ना, ऐसे बेटे 2099 और फिर लास्ट में 21वीं शताब्दी यानी 2100, तो 2100 शताब्दी तक धरती का तापमान कितना बढ़ने का खतरा है, यानी 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग 6 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने का खतरा है। अब अंदाजा लगा लो कि अगर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है तो जितने भी बड़े बड़े बर्फ के हिमखंड होंगे जब वो पिघलेंगे तो जब बेटे समुद्र का जल स्तर बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा और कई सारे शहरों का नामो निशान भी मिट सकता है। तो यह आपको यहां पर याद रखना है कि पिछली शताब्दियों में मात्र बेटे देखो इतना प्रदूषण नहीं था, याद रखना, इतने एसी कूलर फ्रिज नहीं थे, याद रखिएगा, इतनी कोई फैक्ट्रियां वगैरह नहीं थी। तो बेटे ग्रीन हाउस गैसेज भी एक लिमिट मात्रा में हुआ करती थी। लेकिन मानव के कारण, मानव के क्रियाकलापों के कारण एयर प्रदूषण बढ़ा, वायु प्रदूषण बढ़ा। वायु प्रदूषण में बेटे ये CO2 है, मेथेन है, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनकी मात्रा भी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते बेटे ऐसा
अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 तक, अभी तो बेटे 2023 ही चल रहा है, याद रखना, 2100 तक ये धरती का तापमान बेटे कितना बढ़ सकता है, यानी 1.4 से लेके 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है मनुष्य के लिए। कई सारे शहर डूब जाएंगे बेटे, जल निमग्न हो जाएंगे, क्योंकि 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। औसत तापमान का, किसी एक जगह का नहीं कि आज कोटा का तापमान 20 है तो बेटे कल 30 भी हो जाएगा, गर्मियों के दिनों में 40 भी हो जाएगा। यह तापमान है पूरी धरती का जो एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है यहां पर। तो एवरेज टेम्परेचर अभी धरती का कितना बताया मैंने, ओनली 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटे 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मौजूद है। अभी भी कई सारे बर्फ के हिमखंड पिघल रहे हैं। अब अंदाजा लगाओ कि औसत टेम्परेचर में अगर 6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी तो कितना बड़ा खतरा इस धरती को होने वाला है। तापमान में इस वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन होते हैं। बेटे जब ये तापमान में परिवर्तन होता है तो मौसम बदलता है। आपने देखा होगा बेटे कि अभी से मौसम क्या है कि कभी तो जो है गर्मी में सर्दी लगती है, कभी सर्दियों में गर्मी लगती है, कभी सर्दी में बरसात होने शुरू हो जाती है, कभी गर्मी में। तो बेटे ये मौसम परिवर्तन जो होता है वह टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण ही होता है। तो अभी जो है क्या कहते हैं, कई जगह बजाय यूरोप में बेटे अभी ठंड पड़नी चाहिए थी, वहां पर अभी गर्मी पड़ रही है सर्दियों के दिनों में भी। तो ये कई बार मौसम में जो बदलाव आता है, ये बदलाव भी बेटे धरती के टेम्परेचर के कारण ही आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके फलस्वरूप बेटे जो ध्रुवीय हिम चोटियां हैं, यहां पर याद रखना हिम चोटियां हैं, या फिर जगह जगह हिमालय की जो है क्या कहते हैं बेटे बर्फीली चोटियां हैं, उनका पिघलना बढ़ जाता है। तो यह भी याद रखना किसके कारण बेटे, धरती के तापमान के बढ़ने के कारण। तो जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे बेटे बर्फ की जो हिम चोटियां हैं हिमालय की, जहां पर सालों साल बर्फ जमी रहती है, उनका पिघलना बढ़ सकता है। और इन वर्षों के बाद समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा और कई समुद्री तटों के जो क्षेत्र हैं वह क्या हो जाएंगे, जल निमग्न हो जाएंगे। तो बेटे ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यही इस टॉपिक का मेन सारांश है कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बड़े बड़े हिमखंडों का पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे हिमालय की बर्फीली चोटियां हैं, या फिर और बेटे जो है हिम टोपियां हैं, जहां पर सालों साल बर्फ जमी रहती है पहाड़ों पर। तो जैसे जैसे तापमान बेटे बढ़ेगा तो इनका पिघलना शुरू होगा, और इनके पिघलने के कारण बेटे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण उसके आसपास के जो तटीय इलाके हैं वह जलमग्न हो जाएंगे। और जलमग्न हो जाने का मतलब है शहर का शहर नष्ट हो जाना है बेटे। तो यह बहुत बड़ा खतरा है मानव प्रजाति के लिए और इस धरती के लिए। तो जितना ज्यादा CO2 क्लोरोफ्लोरो यानी ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा धरती का तापमान भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा धरती का तापमान बढ़ेगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बेटे जो समुद्र के किनारे के जो सिटीज है, गांव है, देश है, उनके डूबने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है बेटे। उसके बाद में आप देखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार का नियंत्रित कर सकते हैं। तो बेटे देखो किस प्रकार से अपन ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो सीधा सा इलाज है कि बेटे वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण को रोको, वृक्षों को बढ़ाओ, फैक्ट्रियों को से निकलने वाले धुओं के कम करो। तो देखो बेटे याद करना है कैसे रोका जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग को कम करना चाहिए, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना चाहिए, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई को कम करना चाहिए, वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना चाहिए। तो ये उपाय है बेटे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। देखो एक बार ध्यान से कि एक तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग यानी कोयले का प्रयोग कम करो, जिसकी वजह से CO2 कम उत्पन्न होगी। एक तो ये याद रखना बेटे। उसके अलावा ऊर्जा दक्षता में सुधार करना चाहिए, यानी जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसमें सुधार करना चाहिए। उसके अलावा बेटे वनों की कटाई को कम करना चाहिए, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, और मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना चाहिए।
तो ये उपाय बेटे ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। यहां तक के लिए उसके बाद में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को भी क्या करना चाहिए बेटे, कम करना चाहिए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं। जगह जगह पर सम्मेलन होते हैं, उसमें विचार किया जाता है कि भाई किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को रोका जाए, किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को रोका जाए, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन विसर्जन होगा बेटे धरती पर, उतना ही ज्यादा CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा CO2 की मात्रा होगी उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। तो यह उपाय भी आपको याद रखना है कि मानव की जनसंख्या में कमी की जाए, वृक्षों की कटाई कम की जाए बेटे, याद रखना वृक्षारोपण को बढ़ाया जाए, और साथ में मानव की ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ाया जाए। यहां तक क्लियर? तो बेटे ये आपको यहां पर याद रखना है। क्लियर? तो ये टॉपिक था बेटे हमारा ग्लोबल वार्मिंग और साथ में ग्रीन हाउस प्रभाव। तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि अधिकतर एक क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा हो यहां से आएगा ही आएगा, ये याद रखना। तो ये टॉपिक तो आपको 101% याद रखना है बेटे। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। एक तो ये याद करना सीधा सा है बेटे, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी धरती के तापमान का बढ़ना, ग्रीन हाउस गैसें जिसमें CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और साथ में जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि धरती के तापमान के बढ़ने के कारण बर्फ के हिमखंड पिघलेंगे, और उनके पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर ऊपर होगा, जिससे जो है कई शहर जल निमग्न होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये टॉपिक था बेटे हमारे पास में, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव और साथ में जो है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, थैंक यू बेटे वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।